अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एडवांस ग्रुप थ्योरी 2 का लेक्चर जिसमें आज हमने फ्रेटनी सब ग्रुप पढ़ना है। फ्रेटनी सब ग्रुप जो है वो मैक्सिमल ग्रुप्स की टर्म्स में डिफ़ाइन होता है। तो पहले मैक्सिमल ग्रुप देख लेते हैं क्या होता है। एक ऐसा ग्रुप जी का, अगर जी ग्रुप है, उसका एक ऐसा सब ग्रुप जो किसी भी प्रॉपर सब ग्रुप के अंदर कंटेन ना करे, उसको हम कहते हैं मैक्सिमल सब ग्रुप। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्वाटर्नियन लें, ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियंस 8 एलिमेंट्स का जो होता है ग्रुप, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इसका एक सब ग्रुप ले लें जिसमें 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा हो, तो ये 4 एलिमेंट्स का जो ग्रुप होगा ये मैक्सिमल होगा। क्यों? चूँकि ये किसी भी प्रॉपर सब ग्रुप के अंदर कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि लैग्रेंजिस थ्योरम के मुताबिक जो भी ग्रुप इसको कंटेन करेगा ये उसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो चूँकि इस एलिमेंट जो सब ग्रुप हमने बनाया है इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, इन 4 एलिमेंट्स का सब ग्रुप है। अब ये कम से कम 8 ऑर्डर वाले सब ग्रुप में जाएगा, तो 8 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वो पूरा का पूरा क्वाटर्नियन ग्रुप है, तो लिहाजा ये एक मैक्सिमल सब ग्रुप होगा। इस तरह से मैक्सिमल सब ग्रुप्स का अगर हम इंटरसेक्शन लें, तमाम मैक्सिमल सब ग्रुप्स के हम कलेक्ट करें और उन सब का इंटरसेक्शन में जो सब ग्रुप हमें हासिल होगा वो फ्रेटनी सब ग्रुप कहलाता है, और उसको हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रेटनी सब ग्रुप ऑफ जी। और अगर किसी ग्रुप के मैक्सिमल सब ग्रुप ना हो तो फिर उसका फ्रेटनी सब ग्रुप जी के इक्वल ले लिया जाता है। ऐसे भी ग्रुप होते हैं जिनका कोई भी मैक्सिमल सब ग्रुप नहीं होता, जैसे मिसाल के तौर पर सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन, इसका कोई भी मैक्सिमल ग्रुप नहीं है, तो इस केस में हम जी के इक्वल ले लेते हैं। और चूंकि तमाम मैक्सिमल सब ग्रुप का हमने इंटरसेक्शन लेना होता है, तो एक ग्रुप का एक ही फ्रेटनी सब ग्रुप्स हो सकता है, यूनिक। तो उसको हम आगे एक एग्जांपल भी देखते हैं उसकी। और इसमें अहम जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप देखें कि फ्रेटनी सब ग्रुप जो है वो करैक्टरिस्टिक सब ग्रुप होता है, और करैक्टरिस्टिक सब ग्रुप जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। करैक्टरिस्टिक क्यों होता है, यहाँ पे उसने 2 लाइनों में एक्सप्लेन कर दिया है कि जो ऑटोमॉर्फिज्म होती है ना ग्रुप की ग्रुप से, वो मैक्सिमल ग्रुप्स को मैक्सिमल ग्रुप पे सेंड करती है। तो इसका मतलब जब हम एक मैक्सिमल ग्रुप को ऑटोमॉर्फिज्म के ज़रिए से सेंड करेंगे तो वो उधर जाके किसी मैक्सिमल सब ग्रुप पर ही सेंड होगा। इसका मतलब कोई नया सब ग्रुप नहीं बनेगा, मैक्सिमल सब ग्रुप नया नहीं बनेगा, वही जो मैक्सिमल सब ग्रुप हमारे पहले मौजूद होंगे वही रहेंगे, लिहाजा उनका इंटरसेक्शन भी वही रहेगा। तो करैक्टरिस्टिक सब ग्रुप होता है। करैक्टरिस्टिक सब ग्रुप ऐसा ग्रुप जो तमाम ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म लें जी की, जी से जी तक आइसोमॉर्फिज्म को कहते हैं ऑटोमॉर्फिज्म, उसमें वो ग्रुप जो है वो अपने आप के ऊपर ही मैप करे। उसका जो इमेज है, अगर किसी ग्रुप सब ग्रुप का इमेज किसी ऑटोमॉर्फिज्म के अंडर वही सब ग्रुप आ जाए, फिर हम उसको कहते हैं ये करैक्टरिस्टिक सब ग्रुप है। और हर सब करैक्टरिस्टिक सब ग्रुप हमेशा नॉर्मल भी होता है। तो इसके बाद हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्वाटर्नियन ग्रुप ले लेना हमने, 8 एलिमेंट्स हैं ये इसके अंदर। अब इसके तमाम हमने मैक्सिमल सब ग्रुप्स लिखने हैं। इसके जो मैक्सिमल सब ग्रुप्स हैं वो 4 ऑर्डर के हैं। यहाँ पर ये 3 मैक्सिमल सब ग्रुप्स हैं। अगर इनका इंटरसेक्शन लें तो इनमें ये प्लस माइनस आई जो है ना, कैपिटल आई, प्लस माइनस 1 से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये आता है इंटरसेक्शन। लिहाजा क्वाटर्नियन ग्रुप का फ्रेटनी ग्रुप जो है वो प्लस माइनस आई है, 2 एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है ये। इसी तरह से अगर हम A4 जो वो ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशन है, ये 12 ऑर्डर का ग्रुप होता है A4। इसका हम देखते हैं क्योंकि सब ग्रुप है फ्रेटनी सब ग्रुप क्या आता है। ये कहता है ट्रिवियल आता है, यानी कि इसका सब ग्रुप फ्रेटनी सब ग्रुप आइडेंटिटी सब ग्रुप आएगा, एक एलिमेंट पर मुश्तमिल होगा। और वजह उसकी ये है कि जो A4 के जो मैक्सिमल सब ग्रुप होंगे ना वो 3 ऑर्डर के होंगे या 4 ऑर्डर के होंगे। चूँकि उसकी वजह ये 3 ऑर्डर के इसलिए होंगे कि 3 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वो या तो 6 ऑर्डर के अंदर कंटेन करेगा या 12 ऑर्डर वाले सब ग्रुप के अंदर कंटेन करेगा। तो A4 का 6 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं होता, इसलिए कोई भी ऐसा सब ग्रुप नहीं मिलेगा प्रॉपर जिसके अंदर 3 कंटेन करे। सिर्फ फुल ग्रुप A4 जो मौजूद होगा जिसके अंदर ये कंटेन कर सकता है।
इसलिए 3 ऑर्डर के जितने भी सब ग्रुप होंगे सारे मैक्सिमल होंगे। 4 ऑर्डर के भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि 4 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है या 8 में कंटेन करेगा, 8 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप हो नहीं सकता, क्योंकि A4 का ऑर्डर 12 है, तो सब ग्रुप का ऑर्डर अगर 8 हुआ तो वो डिवाइड करना चाहिए 12 को, वो 12 को डिवाइड नहीं करता, इसलिए 8 ऑर्डर का कोई सब ग्रुप नहीं होगा, और 12 ऑर्डर का होगा वो तो A4 ही हो जाएगा। अब देखें A3 में 3 ऑर्डर का जो भी सब ग्रुप होगा उसके अंदर आइडेंटिटी होगी और 3 ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे, और 4 ऑर्डर का जो होगा सब ग्रुप उसके अंदर आइडेंटिटी होगी और 2 और 3 4 ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे। तो जब इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ भी इनके अंदर आइडेंटिटी के सिवा कॉमन नहीं आएगा, तो लिहाजा इसलिए इसका फ्रैक्टनी सब ग्रुप आइडेंटिटी आ जाएगा। और बाकी कुछ और सब ग्रुप्स के भी आप ट्राई करें इसी तरीके के साथ। अब थ्योरम है नेक्स्ट, द फ्रैक्टनी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G consists of precisely those elements of G which can be omitted from every generating system of generators of G in which they occur। यानी कि इस थ्योरम में हमें कहता है कि ये फ्रैक्टनी सब ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, इनको यूजलेस एलिमेंट्स भी कहते हैं। ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि अगर कोई सेट है जो G को जनरेट करता है, G का कोई सबसेट है जो जनरेट करता है G को, तो अगर ये फ्रैक्टनी सब ग्रुप के एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे तो इनको हम निकाल भी दें तो तब भी जो बाकी सेट बचेगा वो भी G को जनरेट करेगा। तो इनको नॉन जनरेटर भी कहते हैं और यूजलेस भी कहते हैं, इस सेंस में कि ये जनरेशन में X की जनरेशन में कोई किरदार अदा नहीं करते। तो इसके नीचे इसने एक्सप्लेन किया कि कोई भी फ्रैक्टनी सब ग्रुप का एलिमेंट होगा A इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर G एक सेट X और A इनसे जनरेट हो रहा है, मतलब एक्चुअली ये सेट और A उसमें शामिल कर लिया है। ये जनरेटर की ये सिंबल है जनरेटर के लिए कि इन एलिमेंट से ये जनरेट होता है। तो अब अगर हम X में से A निकाल भी दें, यानी कि इस जनरेटर सेट में से, जनरेटर सेट कौन सा है X यूनियन A सिंगलटन A, अगर इसमें से A स्किप भी कर दें तब भी बाकी जो X बचता है वो G को जनरेट करेगा। यानी कि ये एलिमेंट फ्रैक्टनी सब ग्रुप के एलिमेंट इस तरह के होते हैं। इसका प्रूफ देखते हैं। फर्ज कर लेते हैं पहले हमने ये अप्रूव करना है, ये स्टेटमेंट जो इसने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखी है ना नीचे, ये वाली स्टेटमेंट, इसको हमने अप्रूव करना है। तो इसका पहला हिस्सा हम ये कंसीडर करते हैं कि A फर्ज करें एक एलिमेंट है जो फ्रैक्टनी सब ग्रुप के अंदर बिलोंग करता है। अब हमने इसको यूज़ करते हुए, इस अजम्पशन को यूज़ करके हमने प्रूव करना है कि कोई भी जनरेटिंग सेट लें जिसके अंदर A मौजूद हो तो उसमें से A निकाल दें, फिर भी वो X को जनरेट करेगा, G को जनरेट करेगा वो। तो आ जाते हैं यहाँ पर, हमने ले लिया एक एलिमेंट फ्रैक्टनी सब ग्रुप का, X हमने कोई भी आर्बिट्रेरी सबसेट ले लिया और वो ऐसा सबसेट है कि वो G को जनरेट करता है, A और X मिलकर G को जनरेट करते हैं। अब सपोज करें, अब हमने शो क्या करना है, जो हमने प्रूव करना है उसको याद रखें। हमने प्रूव करना है कि अब ये जो A है ना, इसको स्किप भी कर दें तब भी ये G को जनरेट करे, X जो है वो G को जनरेट करे अगर हम A को स्किप भी कर दें। और हम इसके कॉन्ट्रेरी फर्ज कर लेते हैं, हम कहते हैं कि जो अगर A हम स्किप कर देते हैं तो X G को जनरेट नहीं करता, यानी कि G के इक्वल इसका जनरेटर सेट नहीं आता। अब देन देयर इज अ मैक्सिमल सब ग्रुप M ऑफ G कंटेनिंग X। क्यों? अगर X का जनरेटिंग सेट G को जनरेट नहीं कर रहा तो एक मैक्सिमल सब ग्रुप होगा जो X को कंटेन करेगा जी। तो ये थ्योरम है एक, यहाँ देखें, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप इज कंटेन्ड इन अ मैक्सिमल सब ग्रुप। इस थ्योरम को यहाँ पे यूज़ किया गया है। यहाँ जो हमने लिखा है ना कि अगर ये G के बराबर नहीं है, मतलब इसका मतलब है कि अगर ये प्रॉपर सब ग्रुप है, अगर ये G के बराबर नहीं आ रहा जनरेट करने से, तो अब एक मैक्सिमल सब ग्रुप होगा M जो कि इस सब ग्रुप को कंटेन करेगा, यानी कि X से जो जनरेटेड सब ग्रुप है उसको कंटेन करेगा, तो ज़ाहिर है X भी उसके अंदर कंटेन हो जाएगा। सो G जो है वो M और A से जनरेट हो जाएगा। ये कैसे? यहाँ पे देखें, G किससे जनरेट हो रहा है? X और A से। अब हमने यहाँ मैक्सिमल सब ग्रुप लिया जिसके अंदर M X भी मौजूद है और M A भी आ गया, तो अब ये फिर G को जनरेट करेगा। बट जनरेटिंग सेट M चूँकि सब ग्रुप है, तो सब ग्रुप का जो जनरेटिंग सब ग्रुप होता है वो M ही होता है,
और वो m चूँकि प्रॉपर है, मैक्सिमल है, इसलिए g के इक्वल तो नहीं होगा, तो लिहाजा m से जनरेटेड जो सब ग्रुप है वो g के इक्वल नहीं है। एंड a बिलोंग्स टू, a हमने ऊपर क्या फ़र्ज़ किया, वो ये फ्रैटर्नी सब ग्रुप में है और फ्रैटर्नी सब ग्रुप m में बिलोंग करेगा। वो क्यों? क्योंकि फ्रैटर्नी सब ग्रुप तमाम मैक्सिमल आइडियल्स का इंटरसेक्शन होता है, तो लिहाजा ये फ्रैटर्नी सब ग्रुप हर मैक्सिमल सब ग्रुप के अंदर कंटेन करता है, उसके अंदर मौजूद होता है। तो इससे एक कंट्राडिक्शन आएगी कि हमने कंट्राडिक्शन कहाँ पे आई है, हमने कहा था कि g इसके इक्वल नहीं है, तो उससे कंट्राडिक्शन क्या आई कि g जो कि ये हमने यहाँ से रिजल्ट निकाला था g इज इक्वल टू m में, यानी कि m जनरेट कर देता है g को, लेकिन हम देख रहे हैं कि m तो g को जनरेट नहीं कर सकता, ये कंट्राडिक्शन थी। तो लिहाजा कंट्राडिक्शन की वजह से ये हमारी सपोजिशन रॉन्ग हो गई, ये इक्वल आ जाएगा। और इसके कन्वर्सली हम कंसीडर कर लेते हैं, सपोज करें कि एक एलिमेंट g का है और कोई भी सबसेट x लिया हमने, सच दैट कि वो दोनों मिलके g को जनरेट कर देते हैं, और जब भी वो दोनों g को जनरेट करें तो x भी g को जनरेट कर सकता है, स्किप किया जा सकता है, ये हमारी जम्पशन है। अब तो जब भी हम देखें कि x और a g को जनरेट कर रहे हैं, दिस इम्प्लाइज x भी g को जनरेट कर सकता है। अब ये हम यूज़ करते हुए हमने शो ये करना है कि ये जो a एलिमेंट है ये फ्रैटर्नी सब ग्रुप में जाएगा। तो चूँकि किसी भी x के लिए ये स्टेटमेंट हमने ट्रू फ़र्ज़ की है, तो अगर हम x m के बराबर ले लेते हैं जो कि एक मैक्सिमल सब ग्रुप है, तब भी ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। देन वी हैव m इज़ इक्वल टू m से जनरेटेड, किसी सब ग्रुप से जो ग्रुप जनरेट होता है वो उसी के इक्वल होता है, तो m से m जनरेट होगा जो कि g के इक्वल नहीं होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि g एक मैक्सिमल सब ग्रुप है, मैक्सिमल सब ग्रुप प्रॉपर लिया जाता है, तो g के इक्वल नहीं है। सो दैट अगर ये m जनरेट नहीं कर रहा इसको g को, तो m में a शामिल कर लें तब भी जनरेट नहीं करेगा। उसकी क्या वजह है? अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि ये g को जनरेट करेगा तो इसका ये कंट्रा पॉजिटिव बनेगा कि फिर m भी जनरेट करेगा, तो यहाँ पे चूंकि m जनरेट नहीं है, इस स्टेटमेंट की ये कंट्रा पॉजिटिव है। कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है इफ़ p ट्रू देन q ट्रू। अगर ये स्टेटमेंट है, देखें ये बहुत अहम है, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, आपको सीख लेनी चाहिए कि एक स्टेटमेंट उसकी कंट्रा पॉजिटिव क्या होती है। स्टेटमेंट है, फ़र्ज़ करें if p is true then q is true। ये फॉर एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट है इफ देन वाली। अब इसकी जो कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट वो है, इसकी बनेगी इफ नॉट q इफ q इज नॉट ट्रू, ऐसे लिख लें, इफ q इज नॉट ट्रू देन p इज नॉट ट्रू। यानी कि कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट में होता क्या है कि हम स्टेटमेंट को रिवर्स करके पढ़ते हैं और साथ में नॉट लगा देते हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती हैं। अगर यानी कि स्टेटमेंट ट्रू हो ना तो उसका कंट्रा पॉजिटिव भी हमेशा ट्रू होता है। ये बहुत अहम होती है, अक्सर हम स्टेटमेंट की जगह उसकी कंट्रा पॉजिटिव यूज़ करते हैं, तो ये आपने बात अच्छी तरह से ज़हन में कर लेनी, अक्सर जगह ये प्रूफ्स के अंदर यूज़ होती हैं चीज़। तो आप देखें यहाँ हमने कंट्रा पॉजिटिव यूज़ करते हुए कि अगर m g को जनरेट नहीं करेगा तो फिर उसमें a शामिल करने से भी जनरेट नहीं होगा, ये इस एजम्पशन की कंट्रा पॉजिटिव है। फॉर अदरवाइज उसने साथ रीज़न लिख दी जो मैंने एक्सप्लेन की कि अदरवाइज g फिर m से जनरेट हो जाएगा, जो कि हमने ऊपर क्या फ़र्ज़ किया कि वो जनरेट हो ही नहीं सकता चूँकि m मैक्सिमल सब ग्रुप है, और लिहाजा हेंस यहाँ पे देखें आप, अगर ये m जो है वो g को जनरेट नहीं कर रहा तो इसका मतलब फिर वो कौन सा ग्रुप जनरेट करेगा। देखें अब m चूँकि मैक्सिमल है, वो किसी और प्रॉपर सब ग्रुप में तो जाएगा नहीं, तो इसका मतलब वो m ही को जनरेट करेगा। अगर वो कोई और प्रॉपर सब ग्रुप जनरेट करता फिर वो मैक्सिमल नहीं रहेगा, तो लिहाजा ये m के ही इक्वल आ जाएगा, विच इम्प्लाइज a बिलोंग्स टू m। यानी कि अगर m और a से जनरेटेड सब ग्रुप m ही है, इसका मतलब a m का एलिमेंट ही होगा,
तभी वो, अदरवाइज वो कुछ ना कुछ उसके अंदर इजाफा करता। तो अगर ए एम का एलिमेंट है, एम चूंकि आर्बिट्रेरी मैक्सिमल सब ग्रुप है, तो इसका इंटरसेक्शन में भी ए जाएगा, और इंटरसेक्शन उसका जो है वो फ्रेटनी सब ग्रुप के इक्वल होता है, लिहाजा ए जो है वो फ्रेटनी में चला जाएगा। तो इस थ्योरम के एक क्रोलरी है, वो हमें क्रोलरी ये है कि देखें, थ्योरम तो हमने एक एलिमेंट के लिए बताया था, अब वो उस क्रोलरी से हम ये अखज़ करते हैं कि कोई भी सेट एक्स लिया हमने, सच दैट एक्स और फ्रेटनी सब ग्रुप जो वो जी को जनरेट कर रहे हैं, तो दिस इम्प्लाइज क्या फ्रेटनी सब ग्रुप पूरे का पूरा स्किप कर सकते हैं और आपका वो जो ग्रुप है जी वो एक्स से ही जनरेट हो जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि फ्रेटनी सब ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो यूजलेस हैं या नॉन जनरेटर्स हैं, यानी कि वो जी को जनरेट करने में कोई अपना किरदार अदा नहीं करते। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ये पार्शियल कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन, कि अगर कोई नॉर्मल सब ग्रुप हो एच जी का, तो कोई ऐसा सब ग्रुप के पार्शियल कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा एच का अगर उनका प्रोडक्ट एच मल्टीप्लाई के वो जी के बराबर हो जाए। ये जो प्रोडक्ट होता है ना एच मल्टीप्लाई के, ये एक्चुअली क्या करता है, ये बराबर होता है, ये एक्चुअली एच और के जनरेटर के बराबर होता है, यानी कि इन दोनों से सेम ग्रुप ही जनरेट होगा, यानी कि एच मल्टीप्लाई के कर लें या एच और के का जनरेटेड सब ग्रुप जो है वो सेम ही ये ग्रुप्स जनरेट होंगे। क्योंकि इसको हमने आगे यूज़ करना है, इसलिए ये अपने ज़हन में रखना है। ओके, नेक्स्ट थ्योरम जो हमारा वो ये है कि नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच ऑफ जी इज कंटेन्ड इन द फ्रेटनी सब ग्रुप ऑफ जी। कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप फ्रेटनी सब ग्रुप में जाएगा, उसके अंदर कंटेन करेगा, शर्त ये है इफ़ एंड ओनली इफ एच हैज़ नो पार्शियल कॉम्प्लीमेंट इन जी, यानी कि अगर कोई नॉर्मल सब ग्रुप एच के अंदर है, एच का सब ग्रुप है, तो फिर ज़रूरी है कि उसका कोई पार्शियल कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, हमें कोई ऐसा के नहीं मिलेगा जिसका एच के जी के बराबर आ जाए। और ये स्टेटमेंट जो है वो इक्विवेलेंट है, इफ़ एंड ओनली इफ के साथ है। इसका प्रूफ देख लेते हैं। पहले ऐसा फर्ज कर लेते हैं कि एच एक नॉर्मल सब ग्रुप है जी का और वो कंटेन करता है, वो कंटेन्ड है फ्रेटनी सब ग्रुप में। अब हमें प्रूव क्या करना है कि हमें कोई भी पार्शियल कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा, और हम इसका कंट्रेरी फर्ज कर लेते हैं कि के जो है ना वो उसका पार्शियल कॉम्प्लीमेंट है। अगर के पार्शियल कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब है कि एच और के से जो ग्रुप जनरेट होगा, जिसको हम एच मल्टीप्लाई के भी लिख सकते हैं, वो जी के इक्वल आएगा। ओके, एंड बट आप देखें कि ऊपर हमने अजम्पशन में क्या फर्ज किया कि एच फ्रेटनी सब ग्रुप का सब ग्रुप है, सबसेट है फ्रेटनी सब ग्रुप का, तो दिस इंप्लाइज फ्रेटनी सब ग्रुप में है, तो दिस इंप्लाइज जी इज इक्वल टू जो कि एच के से जनरेट हो रहा है जी, वो के के बराबर होगा। उसकी क्या वजह है, देखें के जो है वो, तो वजह उसकी सिंपल है कि चूंकि हमने पिछला थ्योरम क्या किया था कि फ्रेटनी सब ग्रुप के एलिमेंट्स नॉन जनरेटर हैं। अगर फ्रेटनी सब ग्रुप के एलिमेंट्स वो किसी सेट के साथ मिलकर जी को जनरेट कर रहे हैं, तो एच जो फ्रेटनी सब ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पर एच हैं, वो कोई किरदार अदा नहीं करते जी के जनरेशन में, तो उसको हम स्किप भी कर सकते हैं। पिछले थ्योरम के मुताबिक हम इसको स्किप कर दें, वो के बराबर आ जाएगा, और के इज इक्वल टू जी लिया हमने, तो के चूँकि पार्शियल कॉम्प्लीमेंट है वो तो प्रॉपर सब ग्रुप होना चाहिए था, यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गई। तो हमारी जो सपोजिशन थी ना कि हमने यहाँ फर्ज की थी कि पार्शियल कॉम्प्लीमेंट मौजूद है, यही रॉन्ग है, तो लिहाजा सही सपोजिशन क्या है कि कॉम्प्लीमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका हमने अब इसका कन्वर्स प्रूव करना है, वो ये लेना है कि हमने ये कंसीडर कर लेना कि एच हैज़ नो पार्शियल कॉम्प्लीमेंट, और इसको हमने यूज़ करते हुए शो करना है कि एच जो है वो फ्रेटनी सब ग्रुप के अंदर कंटेन करेगा। यहाँ पे हम कन्वर्स स्टेटमेंट कंसीडर करते हैं, सपोज दैट अ नॉर्मल सब ग्रुप एच हैज़ नो पार्शियल कॉम्प्लीमेंट इन जी। ये हमने एजम्पशन कर लिया। अब दूसरा हिस्सा हमने इसका प्रूव करना है। अब फॉर ईच सब ग्रुप के ऑफ जी क्या होगा, क्योंकि कोई पार्शियल कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो कोई भी सब ग्रुप आप ले लें, एच का के से प्रोडक्ट जी के बराबर नहीं आएगा, क्योंकि अगर जी के बराबर आ जाए तो के पार्शियल कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने फर्ज किया हुआ कि कोई पार्शियल कॉम्प्लीमेंट है ही नहीं, लिहाजा जी के बराबर नहीं आएगा। चूज के टू बी मैक्सिमल। अब के कोई भी सब ग्रुप के लिए स्टेटमेंट है, तो के हम मैक्सिमल वाला सब ग्रुप भी ले सकते हैं।
तो हमने के जो है ना वो एक मैक्सिमल सब ग्रुप लिया। देन एच के इज इक्वल नॉट इक्वल टू जी इम्प्लाइज एच इज सब ग्रुप ऑफ के फॉर एवरी मैक्सिमल सब ग्रुप के। हाँ, ये स्टेटमेंट समझने वाली। ये तो स्टेटमेंट हमें ये बताती है कि एच के जी के बराबर नहीं है। अब अगर ये एच के सब ग्रुप तो है लेकिन जी के बराबर नहीं, इसका मतलब ये प्रॉपर सब ग्रुप होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि एच के अंदर एच भी सब ग्रुप है और के भी सब ग्रुप है। तो अगर ये प्रॉपर सब ग्रुप है तो के इसके अंदर मौजूद होगा, लेकिन के हमें पता कि मैक्सिमल है। तो मैक्सिमल होने की वजह से ये प्रॉपर सब ग्रुप या तो के बराबर होगा या जी के बराबर। तो जी के बराबर नहीं है, लिहाजा ये के बराबर होगा। तो अगर ये के बराबर है तो इसका मतलब एच जो है वो के का सब ग्रुप हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, क्योंकि एच के का सब ग्रुप होगा तब भी उनसे जनरेटेड सब ग्रुप के बराबर आ रहे हैं। अदरवाइज हमें कुछ और एक्स्ट्रा एलिमेंट मिलते अगर ये एच इसका सब ग्रुप ना होता तो यहाँ से चूंकि के हमने मैक्सिमल सब ग्रुप लिया था तो ये तमाम मैक्सिमल सब ग्रुप के लिए ये बात ट्रू आ जाएगी। कौन सी बात कि एच जो है वो हर मैक्सिमल सब ग्रुप के अंदर मौजूद है। तो हर मैक्सिमल सब के अंदर मौजूद है तो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा और इनका इंटरसेक्शन जो वो फ्रेटनी सब ग्रुप के बराबर होता है। तो ये इसका कन्वर्स भी हमने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमारा जो थ्योरम है ये बेस करता है कोरिस्पोंडेंस थ्योरम, जिसको हम फोर्थ आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी कहते हैं या लैटिस आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी कहते हैं। ये पिछले लेक्चर में जो नीलपोटेंट पे हमने किया था उसके अंदर फोर्थ आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम डिस्कस किया था। इसको हम देखते हैं। कहता है कि अगर H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G और वो फ्रेटनी सब ग्रुप के अंदर कंटेन करता है, देन G mod H इसका फ्रेटनी ग्रुप बराबर होगा कि आप फ्रेटनी सब ग्रुप ऑफ G का H के साथ मॉड ले लें। ये हमने इक्विवेलेंस प्रूव करनी है, इक्वालिटी अंडर नेचुरल होमोमॉर्फिज्म 5। नेचुरल होमोमॉर्फिज्म होती है कि G टू G mod H, यानी कि कोई भी आप नॉर्मल सब ग्रुप लें उसका मॉड बनाएं तो G से G mod H तक ये होमोमॉर्फिज्म होती है। और डेफिनेशन इसकी सिंपल ये होती है, मैंने पहले भी बताई थी। डेफिनेशन ये है U ऑफ G विल बी इक्वल टू GH, यानी कि इसके राइट को सेट से लेफ्ट को सेट से मल्टीप्लाई कर दें। G जो है वो अपने लेफ्ट को सेट्स पर मैप करेगा। देयर इज अ 1-to-1 correspondence, कहता है 1-1 correspondence between subgroups of G mod H and those subgroups of G which contain H। ये है वो ये वाला जो फोर्थ आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम है या इसको लैटिस आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम भी कहते हैं। ये नोट करने वाली चीज़ है कि जो मॉड हम बनाते हैं ना वो उसके जो सब ग्रुप्स होते हैं उनके और G के एक्चुअल जो सब ग्रुप G है, ग्रुप G है, उनके सब ग्रुप्स के दरमियान में एक बाइजेक्शन होती है। यानी कि यहाँ G mod H में जब आपको कोई सब ग्रुप मिलेगा तो G में आपको कोई सब ग्रुप मौजूद होगा जिसका H के साथ मॉड इसके सब ग्रुप के बराबर आता है। तो ये बहुत अहम थ्योरम है। सिंस आगे देखें, सिंस H इज कंटेन्ड इन 5 ऑफ फ्रेटनी सब ग्रुप, द मैक्सिमल सब ग्रुप्स ऑफ G एंड ऑफ G mod H करस्पॉन्ड। तो ये रिजल्ट ये यानी कि ये कोरिस्पोंडेंस थ्योरम से रिजल्ट निकाला हमने कि मैक्सिमल सब ग्रुप्स G का वो और G mod H ये कोरिस्पोंड करेंगे। तो कोरिस्पोंडेंस किस तरह की है अब देखें। G mod H का अगर हमने फ्रेटनी सब ग्रुप लेना तो वो क्या होगा, वो होगा इंटरसेक्शन ऑफ मैक्सिमल सब ग्रुप्स ऑफ G mod H। G mod के H के जो मैक्सिमल सब ग्रुप होंगे वो इस शक्ल के होंगे M mod H। M जो है वो मैक्सिमल सब ग्रुप होगा G का। ये है कोरिस्पोंडेंस थ्योरम यानी कि फोर्थ आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम का रिजल्ट कि आपको मॉड G mod H में सब ग्रुप्स जो ढूंढने हैं तो आपको उधर G में जाके सब ग्रुप्स ढूंढने पड़ेंगे। तो उधर जो मौजूद होगा सब ग्रुप वो इधर आके उसी तरह का नॉर्मल होगा तो इधर आके नॉर्मल बनेगा, मैक्सिमल उधर G में होगा तो इधर मॉड में आके वो मैक्सिमल बनेगा। तो यहाँ अगर हमने G mod H के सब ग्रुप्स मैक्सिमल ढूंढ रहे हैं तो वो मैक्सिमल हमें तब मिलेंगे जब हम उधर G में M जो है वो मैक्सिमल ढूंढे। हर मैक्सिमल G mod H में हर मैक्सिमल के लिए उधर G में एक मैक्सिमल सब ग्रुप होगा, उनके इंटरसेक्शन लेंगे हम यहाँ पर।
और ये बराबर होगा अगर हम m के इंटरसेक्शन ले लें एक ही दफ़ा और फिर उसको मॉड h से करें, और ये एक्चुअली g का फ्रेटनी सब ग्रुप है, इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, और ये छोटा सा थ्योरम था, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम था। इससे अगला जो हमारा रिजल्ट है ये भी छोटा सा थ्योरम है कि अल्फ़ा कोई सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म लें, यानी कि उसका जो इमेज है वो जी प्राइम पूरे का पूरा हो जाए, देन कोई भी एलिमेंट हम फ्रेटनी सब ग्रुप का लेंगे तो उसका इमेज जो होगा उधर फ्रेटनी सब ग्रुप ऑफ जी प्राइम में बिलोंग करेगा। ये हमने इसमें प्रूव करना है, सिंपल सा है। फर्ज कर लेते हैं एक एलिमेंट हमने जी लिया फ्रेटनी सब ग्रुप का, लेट एम प्राइम बी एन आर्बिट्ररी मैक्सिमल सब ग्रुप ऑफ जी प्राइम। ये आर्बिट्ररी मैक्सिमल सब ग्रुप लिया हमने। अब हमने शो ये करना है कि ये जो जी हमने लिया ना इधर, इसका इमेज है वो इस एम प्राइम में बिलोंग करेगा, ये पहले हमने शो करना है। देन देयर इज अ मैक्सिमल सब ग्रुप एम, जी के अंदर एक मैक्सिमल सब ग्रुप होगा जिसका जो इमेज है अंडर होमोमॉर्फिज्म वो एम प्राइम पर मैप करेगा। ये मैंने पहले बताया है कि जो अंडर होमोमॉर्फिज्म मैक्सिमल सब ग्रुप्स उधर जाके मैक्सिमल सब ग्रुप पर ही मैप करते हैं। तो इधर अगर जी प्राइम का कोई मैक्सिमल सब ग्रुप है तो उधर भी हमें एम में एक मैक्सिमल सब ग्रुप मिलेगा जो उधर जाके एम प्राइम पे मैप करेगा। अब ए चूंकि जी चूंकि फ्रेटनी सब ग्रुप का एलिमेंट है तो वो हर मैक्सिमल सब ग्रुप में मौजूद होगा, इसका मतलब है जी जो है एम में मौजूद होगा। अगर जी एम में मौजूद है तो उसका इमेज एम प्राइम में जाएगा, चूंकि एम का इमेज पूरे का पूरा एम प्राइम है, लिहाजा एम प्राइम चूंकि आर्बिट्रेरी है लिहाजा, और हर जी का इमेज जो है एम प्राइम में जा रहा है, लिहाजा तमाम एम प्राइम का इंटरसेक्शन वो फ्रेटनी सब ग्रुप बन जाएगा जी प्राइम का। तो इस तरह से जी जो है वो उस फ्रेटनी सब ग्रुप में बिलोंग करेगा। और इसकी क्रोलरी छोटी सी कि ये हमने एक एलिमेंट को शो किया, एक्चुअली पूरे का पूरा जो फ्रेटनी सब ग्रुप होता है ना जी का, उसका इमेज उधर जाके इमेज ऑफ जी का फ्रेटनी सब ग्रुप बन जाता है। यहाँ पे अल्फा ऑफ जी जो है वो जी प्राइम के बराबर हो जाएगा, इमेज चूंकि सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है हमारे पास। नेक्स्ट ये थ्योरम है 1347, ये सबसे अहम थ्योरम है इस सेक्शन का, और ये इस सेक्शन का सेकंड लास्ट थ्योरम आई थिंक, नहीं इसके बाद भी हैं अहम थ्योरम। ओके ये जी, तो थ्योरम ये है कि द फ्रेटनी सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप जी इज निलपोटेंट। अहम थ्योरम है। फ्रेटनी सब ग्रुप्स, किसी भी ग्रुप का फ्रेटनी सब ग्रुप जो है वो निलपोटेंट होता है। तो निलपोटेंट की डेफिनेशन आपने रिवाइज कर लेनी क्या होती है। अब हम इसको निलपोटेंट प्रूव करने लगे, लेकिन इसको हमने निलपोटेंट इसकी डेफिनेशन के जरिए नहीं प्रूव करना, जो हमने इसकी इक्विवेलेंस स्टेटमेंट्स बनाई थी ना, कंडीशंस हमने बनाई थी निलपोटेंट के लिए, उनके जरिए हम प्रूव करेंगे। एक उनमें से कंडीशन थी कि एक फाइनाइट ग्रुप जी निलपोटेंट होता है इफ एंड ओनली इफ इट्स सिलो सब ग्रुप्स आर नॉर्मल। तो ये हमने रिजल्ट यूज करना है, यानी कि हमने फ्रेटनी सब ग्रुप का कि जितने भी सिलो सब ग्रुप हैं उनको हमने नॉर्मल शो करना है, तो उससे नॉर्मल शो हो गए तो वो निलपोटेंट हो जाएंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं। फर्ज किया ये फाई जी जो है वो फ्रेटनी सब ग्रुप है फाइनाइट ग्रुप जी का, हमने शो ये करना है फाई फ्रेटनी सब ग्रुप इज डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ इट्स सिलो पी सब ग्रुप। तो ये रिजल्ट एक्चुअली इक्विवेलेंट होता है, ये रिजल्ट इक्विवेलेंट होता है किसके, दिस इज इनफ टू शो दैट एवरी सिलो पी सब ग्रुप इज नॉर्मल। ये दोनों रिजल्ट्स इक्विवेलेंट हैं, ये जो मैंने दोनों अंडरलाइन किए ना ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो इनमें से हम एक भी प्रूव कर देंगे तो प्रूव हो जाएगा कि पी जो फ्रेटनी सब ग्रुप है वो निलपोटेंट है। तो मैं ये नीचे वाली स्टेटमेंट को प्रूव करूंगा। तो हमने एक आर्बिट्रेरी सिलो पी सब ग्रुप ले लिया फ्रेटनी सब ग्रुप का, तो चूंकि फ्रेटनी सब ग्रुप जो है वो करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होता है, और हर करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप वो नॉर्मल भी होता है, तो लिहाजा ये प्रॉपर्टी नॉर्मेलिटी की यूज़ करते हुए हर जी के लिए हम हर एलिमेंट जी के लिए हम लिख सकते हैं जी पी जी इनवर्स, और वो सबसेट होगा जी फ्रेटनी सब ग्रुप जी इनवर्स। चूंकि पी इसका सब ग्रुप है ना, तो लिहाजा ये इनके कॉन्जुगेट्स इस तरह से ये कंटेन करेंगे। और चूंकि फाई जी ये फ्रेटनी सब ग्रुप नॉर्मल है
और नॉर्मल होने की वजह से उसका कॉन्जुगेट उसी के बराबर आ जाता है। तो ये रिजल्ट फाइनली ये निकला कि ये P का कॉन्जुगेट फ्रेटनी सब ग्रुप में ही बिलोंग कर रहा है। तो इससे क्या रिजल्ट निकला कि ये जो कॉन्जुगेट है ये भी सिलो P सब ग्रुप ही है, क्योंकि हमें पता है कि जब किसी सब ग्रुप का कॉन्जुगेट लिया जाए उसका ऑर्डर उतना ही रहता है। तो P का ऑर्डर जितना होगा उतना ही G इनवर्स का होगा। तो ये भी एक सिलो P सब ग्रुप बनेगा फ्रेटनी का। तो और दूसरी चीज़ कि वो कॉन्जुगेट होंगे, और हमने ये सिलो थ्योरम है सेकंड वाला कि हर P सब ग्रुप जो है वो सिलो P सब ग्रुप्स वो सारे आपस में कॉन्जुगेट होते हैं। लिहाजा P और ये G इनवर्स ये कॉन्जुगेट होंगे फ्रेटनी सब ग्रुप में। देखें ये G का एलिमेंट के ज़रिए से हमने कॉन्जुगेट लिया है, लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि रिजल्ट जो है वो एक्चुअली फ्रेटनी सब ग्रुप के लिए भी ये ट्रू है कि P कॉन्जुगेट है G इनवर्स का। तो लिहाजा हमें कोई एलिमेंट फ्रेटनी सब ग्रुप में मिल जाएगा ऐसा X फॉर एग्जांपल मिल जाएगा कि जिससे हम कॉन्जुगेट बनाएंगे तो वो इस कॉन्जुगेट के बराबर आ जाएगा। ये हमने G के एलिमेंट से कॉन्जुगेट बनाया, ये हमने फ्रेटनी सब ग्रुप के एलिमेंट से बनाया है। तो अब देखें ये, अब इसके दोनों तरफ पहले लेफ्ट साइड पे G इनवर्स अप्लाई करें। G इनवर्स अप्लाई करने से फिर राइट साइड पे X अप्लाई कर दे तो वहाँ से हमारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा। देखिएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले हम दोनों साइड पे G अप्लाई कर देते हैं, G इनवर्स अप्लाई कर दें लेफ्ट साइड पे G इनवर्स, G इनवर्स, फिर X, फिर P, कैपिटल P है, फिर राइट, फिर आ जाएगा X इनवर्स, X इनवर्स, अब हमने राइट साइड पे G अप्लाई करना है, G, और ये बराबर हो जाएगा, और जो राइट साइड है ना उधर G ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ P रह जाएगा। अब इसको आप यूं देख लें, इसको एक एलिमेंट कंसीडर करें, और ये एक एलिमेंट हो गया। इस तरह से तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये जो साइड है X इनवर्स G होल इनवर्स, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट बन गया इसका। तो यानी कि इस P को हम, इसका मतलब है कि ये जो एलिमेंट हमने एक तरफ इसके एलिमेंट अप्लाई किया, दूसरी तरफ उसका इन्वर्स अप्लाई किया, वो P के बराबर ही आ गया। तो ऐसा एलिमेंट जो होता है वो नॉर्मलाइजर का एलिमेंट होता है। तो दिस इंप्लाइज X इनवर्स G बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर। तो ये हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की। अगर ये नॉर्मलाइजर है तो इसका मतलब G जो है वो X नॉर्मलाइजर में, दोनों तरफ इधर X अप्लाई कर दिया तो ये G बिलोंग्स टू X नॉर्मलाइजर ऑफ P में चला गया। और X चूँकि फ्रेटनी सब ग्रुप का एलिमेंट है, लिहाजा X की जगह फ्रेटनी सब ग्रुप पूरा हम रिप्लेस कर दें तो ये सब ग्रुप हो जाएगा इस प्रोडक्ट का। ये प्रोडक्ट है एक्चुअली, ये भी एक सब ग्रुप है, नॉर्मलाइजर भी सब ग्रुप है, तो उनका प्रोडक्ट सब ग्रुप जो जनरेट होगा, तो ये G इसमें बिलोंग कर गया। सिंस G इज एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ G चूंकि आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था हमने, यहाँ पे देखें आप G कौन सा एलिमेंट था, एवरी एलिमेंट के लिए हमने G आर्बिट्रेरी था, लिहाजा G जो है वो सब ग्रुप हो जाएगा इस प्रोडक्ट का। और ये प्रोडक्ट चूंकि सब ग्रुप्स हैं G के, लिहाजा G का सब ग्रुप होगा। तो यहाँ से प्रूव ये होगा कि G विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रेटनी एंड नॉर्मलाइजर। और ये प्रोडक्ट जो है वो एक्चुअली जनरेटर्स की शक्ल में लिखा जा सकता है। और अब ये देखें, ये दो सेट्स हैं जो कि G को जनरेट कर रहे हैं, और हमने पीछे एक थ्योरम पढ़ा था कि फ्रेटनी सब ग्रुप को आप स्किप कर सकते हैं चूंकि ये यूजलेस नॉन जनरेटर एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका मतलब हुआ इसको हम स्किप कर दें, आपका जो नॉर्मलाइजर है वही G को जनरेट कर देगा। G इज इक्वल टू नॉर्मलाइजर ऑफ P।
अब यहाँ पे बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ फ्रेटनी सब ग्रुप कैन बी इग्नोर्ड फ्रॉम एनी जनरेटिंग सेट, ये वो जो मैंने आपको बताया कि एक्सप्लेन वही चीज़ है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, फ्रेटनी सब ग्रुप के एलिमेंट्स को स्किप कर सकते हैं। तो अब G जो है वो नॉर्मलाइजर ऑफ P से P के इक्वल आ गया है। इसका मतलब कि जिस ग्रुप का नॉर्मलाइजर G के बराबर आ जाए वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो P चूंकि आर्बिट्रेरी सिलोपी सब ग्रुप था वो नॉर्मल साबित हो गया, तो तमाम सिलोपी सब ग्रुप्स नॉर्मल हो गए, लिहाजा हमारा थ्योरम प्रूव हो गया कि ये निलपोटेंट सब ग्रुप होगा। इससे नेक्स्ट जो हमारे पास थ्योरम है इसका प्रूफ नहीं हम करेंगे, थ्योरम आपने स्टेटमेंट देख लेनी है कि कोई नॉर्मल सब ग्रुप हो एंड H सब ग्रुप हो G का कोई भी, K नॉर्मल है और H कोई भी सब ग्रुप है, तो अगर K फ्रेटनी सब ग्रुप H में है तो वो बिलोंग करेगा फ्रेटनी सब ग्रुप ऑफ G में भी। ये थ्योरम आगे यूज हो सकता है, इसकी स्टेटमेंट आपने याद कर लें, इसका हम स्किप करें। अब ये थ्योरम है, ये अहम है, ये भी अहम थ्योरम है और ये लास्ट थ्योरम है इस सेक्शन का। फ्रेटनी सब ग्रुप जो है वो हमारा क्लोज हो जाएगा, इसके बाद हम कोई और हमने देखना है टॉपिक। तो थ्योरम ये है कि फाइनाइट ग्रुप G इज निलपोटेंट, G निलपोटेंट होगा इफ एंड ओनली इफ G का कम्यूटेटर सब ग्रुप फ्रेटनी सब ग्रुप के अंदर कंटेन करे। यानी कि अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है वो निलपोटेंट है तो उसका कम्यूटेटर जरूर फ्रेटनी सब ग्रुप के अंदर मौजूद होगा, और अगर कम्यूटेटर फ्रेटनी के अंदर मौजूद है तो वो जरूर जो है वो निलपोटेंट सब ग्रुप होगा। ये फाइनाइट ग्रुप के लिए ये याद रखना है। तो पहले हम एक स्टेटमेंट कंसीडर कर लेते हैं, हमने फर्ज कर लिया कि G जो है ना वो निलपोटेंट ग्रुप है। तो अब शो हम क्या करेंगे, हम शो करेंगे कि कम्यूटेटर सब ग्रुप G प्राइम इज कंटेन्ड इन एवरी मैक्सिमल सब ग्रुप ऑफ G। अब देखें मैक्सिमल में अगर चला गया तो मैक्सिमल का इंटरसेक्शन फ्रेटनी के बराबर होता है, लिहाजा वो फ्रेटनी में भी ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो अब हमने एक आर्बिट्रेरी मैक्सिमल सब ग्रुप फर्ज कर लिया M। तो चूंकि G निलपोटेंट है तो M का नॉर्मलाइजर कंटेन्स M प्रॉपरली। तो ये स्टेटमेंट कहाँ से आई है, ये हमने स्टेटमेंट निलपोटेंट ग्रुप्स के अंदर पढ़ी थी कि अगर G निलपोटेंट हो तो कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप G का प्रॉपरली कंटेन होगा नॉर्मलाइजर के अंदर, प्रॉपरली कंटेन करेगा उसके अंदर। लिहाजा चूंकि G निलपोटेंट है लिहाजा ये नॉर्मलाइजर M को प्रॉपरली कंटेन करेगा, इक्वल नहीं हो सकता। सो दैट अब चूंकि M चूंकि मैक्सिमल है वो दो ही सब ग्रुप के अंदर कंटेन करता है, या खुद अपने अंदर या फिर वो कैपिटल G के बराबर G ग्रुप के अंदर कंटेन करता है। तो चूंकि M प्रॉपरली कंटेन कर रहा है लिहाजा जरूरी है कि वो नॉर्मलाइजर G के बराबर ही आएगा। इसका मतलब हुआ कि M जो है वो नॉर्मल हो गया, जिस ग्रुप का नॉर्मलाइजर G के बराबर आ जाए वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अब सिंस M इज आल्सो मैक्सिमल, M मैक्सिमल भी है, तो ये एक थ्योरम है, ये पहले स्टेटमेंट इसकी पढ़ लें फिर इसको अप्लाई करते हैं। कोई भी मैक्सिमल सब ग्रुप हो, फाइनाइट ग्रुप है उसका कोई मैक्सिमल सब ग्रुप है और वो नॉर्मल भी है, अब उसका इंडेक्स प्राइम होगा। तो ये थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ हमने क्या यहाँ तक शो किया कि M इज नॉर्मल, यहाँ पे हमने क्या शो किया M इज मैक्सिमल। तो ये जो थ्योरम है इसकी हाइपोथेसिस कंप्लीट हो गई, नॉर्मल भी हो गया मैक्सिमल भी हो गया। तो अब क्या कंक्लूजन निकलेगा कि इसका इंडेक्स जरूर प्राइम होगा, यानी कि इंडेक्स के ऑर्डर जो होता है वो G mod M के बराबर होता है, यानी कि G का ऑर्डर बटा M ओवर M का ऑर्डर ये इंडेक्स का होता है। तो लिहाजा G mod M जो प्राइम होगा ऑर्डर का, इसका ऑर्डर प्राइम होगा, प्राइम ऑर्डर अबिलियन होता है, सो ये G mod M जो है वो अबिलियन होगा। अब ये कम्यूटेटर सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी मॉड कोई भी कोशेंट अबिलियन आ जाए तो जो कम्यूटेटर सब ग्रुप होता है ना वो उस M के अंदर मौजूद होता है। यानी कि कोई भी आपने सब ग्रुप लिया G का और उसका आपने G के साथ मॉड बनाया, अगर वो अबिलियन आ गया तो जरूर कम्यूटेटर उस M के अंदर मौजूद होगा। ये थ्योरम है। अब कम्यूटेटर M के अंदर मौजूद है, M चूंकि हमें पता है कि आर्बिट्रेरी है,
आर्बिट्रेरी मैक्सिमल लिया हुआ है, तो इसका मतलब वो हर मैक्सिमल सब ग्रुप के अंदर मौजूद होगा, इंटरसेक्शन में भी मौजूद होगा, और इंटरसेक्शन फ्रेटनी सब ग्रुप के बराबर होता है उसके अंदर भी मौजूद होगा। तो एक साइड थ्योरम की प्रूव हो गई। अब दूसरी हम कन्वर्सली कंसीडर करते हैं। हमने क्या सपोज किया कि ये कम्यूटेटर सब ग्रुप जो है वो फ्रेटनी सब ग्रुप के अंदर लाई करता है। अब हमने शो क्या करना है, हमने शो करना है कि जी इज निलपोटेंट ग्रुप। लेकिन ये निलपोटेंट जो हम प्रूव करेंगे ये हम उसके सिलो पी सब ग्रुप को नॉर्मल शो करके प्रूव करेंगे। पिछले थ्योरम में भी हमने निलपोटेंट इसी तरह से प्रूव किया था। अब हमने एक सिलो पी सब ग्रुप ले लिया जी का और उसका नॉर्मलाइजर एंड ये एन जी ऑफ पी इट्स नॉर्मलाइजर हो गया जी में। सपोज दैट कि नॉर्मलाइजर इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन जी। देखें हमने प्रूव क्या करना है कि सिलो पी सब ग्रुप नॉर्मल होगा। नॉर्मल कब होता है, जब ये जी के बराबर हो जाए। तो हम इसका कंट्रेरी फर्ज कर रहे हैं कि वो जी नॉर्मलाइजर जी के बराबर नहीं है बल्कि प्रॉपरली कंटेन करता है जी के अंदर, उसके इक्वल नहीं है। अब यहाँ से आगे हमारे पास कंट्राडिक्शन आ जाएगी, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाएगी, हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अब देखें अगर ये प्रॉपरली कंटेन करता है नॉर्मलाइजर, देन नॉर्मलाइजर इज कंटेन इन अ मैक्सिमल सब ग्रुप एम ऑफ जी। ये थ्योरम के फाइनाइट ग्रुप जो होता है उसका कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप हो वो एक मैक्सिमल सब ग्रुप के अंदर कंटेन करेगा जरूर। अब अगर ये प्रॉपर सब ग्रुप है नॉर्मलाइजर तो वो किसी ना किसी मैक्सिमल सब ग्रुप एम के अंदर वो कंटेन करेगा। अब चूंकि कम्यूटेटर सब ग्रुप फाई ऑफ जी के अंदर कंटेन करता है और फाई ऑफ जी वो कोई भी मैक्सिमल सब ग्रुप ले उसके अंदर कंटेन करेगा, लिहाजा जी प्राइम किसके अंदर कंटेन करेगा, मैक्सिमल सब ग्रुप के अंदर। तो लिहाजा हम एम मॉड जी प्राइम बना सकते हैं, एम मॉड जी प्राइम बना सकते हैं। ये वो सब ग्रुप होगा बीइंग अ सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप जी मॉड जी प्राइम। अब ये एम मॉड जी प्राइम जो है वो सब ग्रुप बन जाएगा जी मॉड जी प्राइम का। ये अबिलियन ग्रुप है जी मॉड जी प्राइम, ये हमेशा याद रखें। कम्यूटेटर के साथ जो क्वोशंट ग्रुप बनता है ये अबिलियन होता है। और इसी तरह से किसी भी अब सब ग्रुप लेंगे जो जी प्राइम को कंटेन करेगा वो क्वोशंट भी इसका अबिलियन सब ग्रुप बनेगा। अब अबिलियन सब ग्रुप का हर सब ग्रुप नॉर्मल होता है, लिहाजा ये एम मॉड जी प्राइम ये नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा जी मॉड जी प्राइम का। ये यहाँ तक बात हो गई। अब बट हमें वो फिर दोबारा वही कोरेस्पोंडेंस थ्योरम यानी कि फोर्थ आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम वो कहता है कि अगर एम मॉड जी प्राइम इसमें नॉर्मल है तो एम जरूर नॉर्मल होगा जी में, बट देन एम इज नॉर्मल इन जी। अब यहाँ पे एम हमने नॉर्मल प्रूव कर दिया। होवर बाय थ्योरम, एक थ्योरम है पीछे इस बुक के अंदर, ये बुक जो है वो डॉक्टर अब्दुल मजीद की है, उसकी सॉफ्ट फॉर्म। तो एक थ्योरम है एम इज इट्स ओन नॉर्मलाइजर। इसको मैं आपको थ्योरम दिखा देता हूँ, थ्योरम कौन सा है, ताकि हम फिर उसको अप्लाई कर सकें। थ्योरम जो है वो 932 है। यहाँ पे हमने जाना है, बैक इस पे जाते हैं, 932। जी तो ये थ्योरम है वो यहाँ पर आ गया। थ्योरम क्या कहता है कि if a subgroup K contains the normalizer of a silo P subgroup of group G, then K is its own normalizer। अगर कोई सबग्रुप किसी सिलो सबग्रुप के नॉर्मलाइजर को कंटेन कर ले अपने अंदर तो वो फिर अपना ही नॉर्मलाइजर, उसका नॉर्मलाइजर उसी के बराबर होगा। तो ये थ्योरम हमने वहाँ पे यूज़ करना है। दोबारा वापस जाते हैं वहाँ पर, जी हम यहाँ पे थे, बट देन एम इज नॉर्मल इन जी। ओके, इससे आगे हमने प्रूव करना है। देखें ज़रा हमने यहाँ पे क्या, ये वाली स्टेटमेंट आप ज़रा देखें जहाँ पे हमने वो पिछला थ्योरम अभी अप्लाई करना है। जो पिछला मैंने अभी आपको दिखाया थ्योरम वो इस स्टेटमेंट पे अप्लाई होगा। नॉर्मलाइजर पी का किसके अंदर कंटेन कर रहा है, एम के अंदर। तो पिछला थ्योरम क्या था, कोई भी सब ग्रुप जब किसी सिलो सब ग्रुप के नॉर्मलाइजर को कंटेन करेगा तो उसका नॉर्मलाइजर उसी के बराबर होगा। अब यहाँ पे ये थ्योरम अप्लाई कर देंगे, एम इज इट्स ओन नॉर्मलाइजर। उस थ्योरम के मुताबिक क्योंकि एम कंटेन कर रहा है ना नॉर्मलाइजर को, तो लिहाजा वो अपने ही नॉर्मलाइजर के बराबर हो जाएगा, यानी कि उसका नॉर्मलाइजर उसी के बराबर होगा। ये कंट्राडिक्शन है।
हेंस किस चीज़ की कंट्राडिक्शन है बुलाइए? कंट्राडिक्शन, तो कंट्राडिक्शन ये है कि ये 932 थ्योरम तो हमें ये बता रहा है कि m का जो नॉर्मलाइजर है वो m के बराबर ही आएगा, लेकिन यहाँ पे हम प्रूव कर रहे हैं कि m इज़ नॉर्मल सब ग्रुप का नॉर्मलाइजर तो g के बराबर होता है, तो ये कंट्राडिक्शन बन रही है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि जो हमने एजम्पशन ली थी ना कि ये n नॉर्मलाइजर जो है वो g के बराबर नहीं है, वो गलत थी, ये g के ही बराबर है। तो g के बराबर है तो p नॉर्मल सब ग्रुप हो गया, लिहाजा p आर्बिट्रेरी सिलो सब ग्रुप था वो नॉर्मल हो गया, तो लिहाजा g जो है वो नीलपोटेंट सब ग्रुप हो गया। तो इसके साथ ही ये सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेटनी सब ग्रुप का।